नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जैसा कि कैलकुलस स्टार्ट किए थे, कैलकुलस में हम लोगों ने लिमिट ऑफ ए फंक्शन पे बात कर रहा था, ठीक ना। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन का हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ कंप्लीट कर करीब करीब उसमें 6-7 लेक्चर किया पूरा, ठीक है। 6-7 लेक्चर उसमें हम लोग वो पूरा किया। अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा पढ़ते हैं। डिफ्रेंसिएशन में भी लिमिट ऑफ ए फंक्शन का ही यूज़ होना है, ठीक ना। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लिमिट ऑफ ए फंक्शन का एक्सरसाइज आपको एनसीईआरटी में कराया जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कोई वीडियो आ रहा है कि नहीं भाई, आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए, उसको समझना होगा। ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले हम क्या क्या पता होना चाहिए, जैसे देखिए आपको वेरिएबल एक आता है टर्म, वेरिएबल क्या होता है उसको पता होना चाहिए। वेरिएबल क्या है, देखिए वेरिएबल का डेफिनेशन, ए क्वांटिटी which varies during the course of problem. A quantity which varies during the course of problem is called variable। देखिए वेरिएबल जो टर्म है, वेरिएबल के टर्म से ही लगता है कि वेरीज मतलब डिफरेंट। हमने क्या लिखा, वैसा क्वांटिटी जो कोई क्वेश्चन में चेंज होता हो, जिसका मान, जिसका वैल्यू वेरीज करता हो, जिसका मान वैल्यू क्या करता हो, वेरीज करता हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रॉब्लम के दरमियान, उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल के एग्जांपल देखिए आप लोग। एग्जांपल जैसे हम लोग एक लीनियर इक्वेशन लिखा x + 5 = 0। हमने एक लीनियर इक्वेशन लिखा x + 5 = 0। हम लोगों ने क्या किया, एक लीनियर इक्वेशन लिखा। यहाँ पर x = आपका कितना आ गया, -5। एक फिर और एक लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, x - 6 = 0। तो यहाँ पर आ गया x = 6। देखिए तो इसमें और इसमें x का जो वैल्यू है वो वैरी कर रहा है। इस इक्वेशन में x का वैल्यू -5 आ रहा है और इस इक्वेशन में x का वैल्यू 6 आ रहा है। तो यहाँ पर x इज ए वेरिएबल। तो यहाँ पर x क्या हो गया, तो यहाँ पर x आपका वेरिएबल वाला टर्म हो गया। मतलब वैसा टर्म जिसका वैल्यू क्वेश्चन में चेंज होता हो उसे वेरिएबल कहते हैं। जैसे आपका वेरिएबल x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, एक्सेट्रा। बहुत सारा चीज़ जो है उसका वैल्यू चेंज होता हो तो क्या हो गया, उनका वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल आप समझ गए। अब दूसरा समझिए कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है, देखा इसको। अब समझिए कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट समझिए, कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं। देखिए क्या है, एक क्वांटिटी एक वैसा राशि है विच इज फिक्स्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रॉब्लम is called constant। कहता है कांस्टेंट जो है एक ऐसा क्वांटिटी है, एक ऐसा राशि है जिसका मान जो है हमेशा सेम होता है, जिसका मान हमेशा फिक्स्ड होता है। हमने क्या वर्ड यूज किया, फिक्स्ड। जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होता है, कभी भी चेंज नहीं करता, वो क्या है, कांस्टेंट ही है। वो क्या आपका है, कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल, जैसे 3 की जगह कोई दूसरा वैल्यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। पाई, ई, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, कांस्टेंट। ई का मान लगभग
2.7 अप्रॉक्स होता है। तो ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसे मैं एक इक्वेशन लिखा x + 5 = 0। तो x का वैल्यू यहाँ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। x का जो मान है आपको रख सकते हैं। हाँ ये अलग बात है कि यहाँ पर x का मान -5 रखेंगे तो यहाँ 0 सेटिस्फाई होगा। लेकिन इस इक्वेशन देखिए x + 6 = 0, यहाँ भी क्या है, x वेरिएबल है। यहाँ पर x का मान -5 आ रहा है, यहाँ पर x का मान -6 आ रहा है। तो ये दोनों में क्या है, x चेंज कर रहा है, x जो है कोई क्वेश्चन में चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है, अलग अलग हो रहा है, तो वेरिएबल हो गया x। लेकिन यहाँ पर 5 को देखिए, 6 को देखिए, इसका मान जो है पूरे प्रॉब्लम में स्थिर है, इसीलिए ये सब क्या है, कांस्टेंट है। अब बात करते हैं पाई का। तो देखिए, तो पाई का वैल्यू क्या है, 22/7 होता है। तो ये भी क्या है, कांस्टेंट, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करेगा। ई है, ई का मान क्या होता है, 2.7, ठीक ना। जिसे लिखा हमने 1 - e²। तो 1 भी कांस्टेंट और ई भी कांस्टेंट। अब इतना हम एग्जांपल दें तो आप समझ गए होंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। इसको जानना बेहद इंपॉर्टेंट था, नहीं तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ तक आप देख लिए, अब आगे देखिए। यहाँ तक देख लिया आपने, चलिए अब हम आगे जो है, आगे हम लोग वेरिएबल पर फिर आते हैं वापस। वेरिएबल, देखिए वेरिएबल आपका 2 प्रकार का होता है। एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक आपका होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक आपका क्या होता है भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इसको समझिए अच्छा से, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इसे आप एक एग्जांपल से ही क्लियर कर सकते हैं, मेरे अनुसार आप तो एग्जांपल से ही क्लियर कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, y = हमने लिखा x² + 5। ध्यान दीजिएगा, बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो y = हमने x² + 5 एक इक्वेशन लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर जो y है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ये पूरा वाला जो टर्म है, ये पूरा टर्म क्या है, x का फंक्शन है। यहाँ पर x = 0, x पर 0 रख दीजिए, तो ये भी x² + 5x, यानी y जो है वो x का फंक्शन है, y जो है x का फंक्शन है। अब देखिए, अब y x का फंक्शन है, बहुत बढ़िया, ठीक है, y, ठीक है। अब x का मान कुछ भी रख दीजिए, ध्यान दीजिए। यदि आप इस इक्वेशन को मान लीजिए कि इक्वेशन 1 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से x का मान हम कुछ भी रख दीजिए। माना कि x का मान अब जब x = रखते हैं, क्या 2 रखते हैं, x जब 2 रखते हैं तो y कितना आता है, तो y आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 + 5 9, ठीक है। जब आप x के जगह 1 रख दीजिए तब y का मान जो है 1² + 5 6 आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर x का जो मान है, x का जो दोनों में वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट है, वो आपकी मनमर्जी है। आप x के जगह जितना भी रख सकते हैं। x के जगह मन किया 5 रख दिया आपने, x के मन किया 2 रख दिया, x के जगह मन किया 1 रख दिया। लेकिन y आपके मन मुताबिक नहीं आ रहा, y जो है इस इक्वेशन को ही सेटिस्फाई, इस इक्वेशन को पालन करके ही आ रहा है। तो इसीलिए x यहाँ क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो यहाँ पर x क्या हो गया, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपके मन में जो भी आ रहा है वो रख दीजिए x के जगह, आपका y का वैल्यू आ जाएगा। तो y का यहाँ पर वैल्यू जो है 9 आया। जब x = 2 रखे इसमें तो y 9 आया, जब x = 1 रखे इसमें तो y 6 आया। तो y का जो वैल्यू है, y का दोनों का जो वैल्यू है 9 और 6, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये x पे डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए चूंकि y का वैल्यू जो है x पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए y क्या हो गया आपका, इसीलिए y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और x आपका क्या हो गया, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। या x का मान क्या है, मुफ्त, आप कुछ भी रख दीजिए,
तो y का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर। x आप जो भी चुनिए, चूज कीजिएगा, उसी के अनुसार y का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर y क्या हो गया, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो y आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब y इक्वल टू, ध्यान दीजिए, ये एग्जाम्पल समझे, एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर y is a function of x where x is independent variable and y is dependent variable। y का जो वैल्यू आया, y का वैल्यू कितना है, जब हमने x 2 रखा तो y का वैल्यू 9 आया, जब हमने x 1 रखा तो y का वैल्यू 6 आया। तो यहाँ पर x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र है। आप x का कुछ भी रख दीजिए, y का वैल्यू आ जाएगा। x के आपने यहाँ पर 2 रखा तो y की जगह 9 आया। x का वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, x आप जो रख रहे हैं वही y आ रहा है, लेकिन y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखिए। इसी एग्जांपल से x और y को फिर चेंज कर देते हैं। जैसे x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 5, x इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 5। ठीक है, पहले क्या था, y x का फंक्शन है, अब यहाँ पर x क्या है, x यहाँ पर अब y का फंक्शन है। x इज ए फंक्शन ऑफ y, यहाँ पर x जो है y का फंक्शन है। तो y क्या हो गया, तो यहाँ पर y जो हो गया वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, तो y यहाँ पर क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और x क्या हो गया, x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। x का जो वैल्यू है वो y पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। जैसे x इक्वल टू आपने अंडर रूट y माइनस 5 लिखा, बहुत बढ़िया किया। जब y की जगह आप 9 रखिए, आप अपने मन से 9 रख रहे हैं तो रखिए x इक्वल टू रूट 9 माइनस 5, कितना आया, रूट 4 यानी रूट 2। तो x का वैल्यू यहाँ पर जो है वो y पे डिपेंड किया, इसीलिए आपका y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। 2 एग्जाम्पल दिया आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का, अब तक तो आपको क्लियर ही हो जाना चाहिए। अब आगे देखिए, समझ गया तक भाई, चलिए आगे देखिए। आगे हम लोग अब फंक्शनल इंक्रीमेंट नाम का एक टर्म होता है, फंक्शनल इंक्रीमेंट, फंक्शनल इंक्रीमेंट ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन का फंक्शनल इंक्रीमेंट। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे आपका एरिया पाई आर स्क्वायर आया, एक सर्कल का एरिया, एक सर्कल का एरिया आपका पाई आर स्क्वायर आया, तो यहाँ पर एरिया जो है वो कहीं ना कहीं आर का फंक्शन है। एरिया इज ए फंक्शन ऑफ आर, यहाँ पर कहीं ना कहीं एरिया आर का फंक्शन है, मतलब यहाँ पर एरिया जो है वो रेडियस का फंक्शन है। ठीक ना, अब देखिए एक तरफ आपका एक तरफ, दोनों तरफ वेरिएबल है, मतलब जब ऐसा केस रहे कि आपका एरिया जो है वो फंक्शन है किसका, रेडियस का। पहले क्या था, x इज ए फंक्शन ऑफ y, y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पर अब क्या है, एरिया इज ए फंक्शन ऑफ r, एरिया यहाँ पर रेडियस का फंक्शन है, एरिया का क्या है, रेडियस का फंक्शन। तो ऐसे केस में देखिए ध्यान दिए क्या करेंगे, यदि दोनों साइड हमें थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना हो, यदि दोनों साइड हमें थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना हो तो हम लोग एरिया को एरिया के रिस्पेक्ट में ही बढ़ाएंगे।
जैसे एरिया आपका मीटर स्क्वायर में दिया है, तो इसमें जो इंक्रीमेंट करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, वो भी मीटर स्क्वायर वाला टर्म ही जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। रेडियस आपका मीटर में दिया हुआ है, तो इस रेडियस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करेंगे, स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे, तो वो भी जो है मीटर में ही करेंगे। ठीक है, मतलब जिस चीज़ में जो है उसको उसी चीज़ में ही हम बढ़ाएंगे, ना कि ये एरिया मीटर स्क्वायर में है इसको मीटर से बढ़ा देना, ऐसा काम नहीं करना है हमको। ठीक है, तो यदि हम दोनों साइड इंक्रीमेंट करते हैं इस एरिया में, एरिया को हम लोगों ने बढ़ा दिया, किससे बढ़ा दिया? डेल ए। देखिए एरिया मतलब वो बड़ा, और किसी के आगे डेल लग गया इसका मतलब वो छोटा, बहुत छोटा। किसी के आगे डेल लग गया तो बहुत छोटा। ठीक है, तो ए प्लस डेल ए इक्वल टू एफ आर प्लस, अब आर को आर के रिस्पेक्ट में ही इंक्रीज करेंगे, आर को हम लोग आर के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेंगे, यानी इसको भी हम लोग डेल आर के रिस्पेक्ट में ही इंक्रीज करेंगे। यही क्या हो गया आपका? फंक्शनल इंक्रीमेंट हो गया। आपके फंक्शनल में हम लोगों ने क्या कर दिया? इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, एरिया को एरिया के रिस्पेक्ट में बढ़ा दिया, थोड़ा सा इंक्रीमेंट करना है तो डेल ए लगा दिया, रेडियस में थोड़ा सा बढ़ाना है तो डेल आर कर दिया। ठीक है, तो फंक्शनल इंक्रीमेंट आपको समझ जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए। अब डिफरेंशिएशन आपका मूल रूप से स्टार्ट होता है। इंट्रोडक्शन इतना था। अब हेडिंग देना आपको, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन करना प्रथम सिद्धांत से। डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको काफ़ी ध्यान से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ध्यान दीजिए कैसे। माना कि y जो है x का फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब क्या हुआ कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, x इज ए फंक्शन ऑफ y, नहीं y इज ए फंक्शन ऑफ y जो है वो x का फंक्शन है, इसको माना इक्वेशन 1। अब इस फंक्शन में y जो फंक्शन है x का, इस फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते हैं। तो इंक्रीमेंट करेंगे तो फंक्शन इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब इसी के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेंगे। टेकिंग, ऊपर लिखना टेकिंग अ स्मॉल इंक्रीमेंट, छोटा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। टेकिंग अ स्मॉल इंक्रीमेंट, थोड़ा सा इंक्रीमेंट करेंगे ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग थोड़ा सा इंक्रीमेंट करेंगे। तो y का इंक्रीमेंट करेंगे y के रिस्पेक्ट में ही, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा करना है, स्मॉल इंक्रीमेंट करना है, तो डेल y लगा दिया। एफ एक्स में जो इंक्रीमेंट करना है वो भी x के रिस्पेक्ट में हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, डेल x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लिखा आपने। टेकिंग अ स्मॉल इंक्रीमेंट बहुत सारे कर दिया। आगे देखिए, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन इक्वेशन करना फ्रॉम 1 फ्रॉम 2, 2 से 1 को घटा दीजिए, y प्लस डेल y ये है, LHS को LHS से माइनस करना, RHS को RHS से करना, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, प्लस y माइनस y कैंसिल, डेल y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ये आ जाएगा आपका? नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, दिख रहा है, बहुत बढ़िया।
अब क्या कर देंगे, ये आ गया डिवाइडिंग बोथ साइड। फर्स्ट प्रिंसिपल हम निकाल रहे हैं, कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल एक्स, वी गेट दोनों साइड्स डेल एक्स से भागा दे दीजिए, डेल वाई वाई डेल एक्स, इधर भी भागा दिया, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स वाई डेल एक्स। ध्यान दिया यहां पर, ठीक है। आगे अब यहां से लिखना है, आगे अब क्या करना है, यहां से लिखना है। अब यहां से आपको आगे लिखना है, ये स्टेप लिख के उसके बाद आगे लिखना है, टेकिंग लिमिट एज डेल एक्स टेंस टू 0, वेरी सॉरी भाई, टेकिंग लिमिट, अब दोनों साइड क्या करना है, लिमिट लगाना है इस तरह की डेल एक्स 0 की ओर टेंड करे। अच्छा देखिए, डेल एक्स तो आपका ऑलरेडी छोटा है और उस छोटे को हम लोग 0 की ओर टेंड करा रहे हैं, मतलब डेल एक्स जब छोटा है, बहुत छोटा है, एक्स से भी छोटा है, तो 0 की ओर अक्सर होगा, ठीक है। दोनों सब लगा दिया तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल एक्स। दोनों साइड हम लोगों ने लिमिट लगा दिया और डेल एक्स जो बहुत छोटी क्वांटिटी थी उसको हम लोगों ने 0 से टेंड करा दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स, इसको हम लोग डी वाई बाय डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये चीज जाहिर छोटा है, बहुत छोटा तब ना 0 की ओर अक्सर हो रहा है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल एक्स। यही आपका डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया, यही आपका डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। अरे लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाय डी एक्स को हम लोग डी वाई बाय डी एक्स कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक ना। इसी को एक तरह से और लिख सकते हैं, डेल एक्स को एलिमिनेट कर दीजिए इससे, डी वाई बाय डी एक्स, वाई फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, अरे डेल एक्स लिखें या एच लिखें, मान लीजिए कि डेल एक्स एच के बराबर है तो ऐसा लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। तो कोई फंक्शन आपने एक्स वाई माना था, वाई इक्वल टू आपने कोई फंक्शन एफ एक्स माना था, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट कैसे होगा, जब इस फंक्शन में हम लोग कुछ इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट हम लोगों ने एच किया, इस फंक्शन में स्मॉल इंक्रीमेंट किया एच किया, माइनस ओरिजिनल फंक्शन जो एफ एक्स है और बाय इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। इसको याद रखिए या इसको याद रखिए, बात बराबर है। इसको कैसे पढ़ेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, कोई फंक्शन वाई है जो एक्स के बराबर है, कोई फंक्शन वाई है। अच्छा आप वाई किसको माने, लास्ट में लाइए, आपने वाई किसको माना है, आपने वाई माना है एफ एक्स को, आपने ध्यान दीजिए, तो आपने तो वाई एफ एक्स को ही माना है ना, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स रख दीजिए, बाय डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच।
बाय इक्वल टू आपने एफ एक्स माना, ठीक है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, तो फंक्शन में वृद्धि, ध्यान दीजिए एफ एक्स है, ठीक है, इस एफ एक्स में यदि आप एच इंक्रीमेंट करते हैं तो कितना बन जाता है एफ एक्स प्लस एच। तो ये है कोई फंक्शन एफ एक्स का आपको डिफ्रेंसिएशन करना तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच को 0 की ओर टेंड कर देना है, प्लस फंक्शन जो एफ एक्स है, तो फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन बाय वृद्धि। फंक्शन में वृद्धि जो फंक्शन है, अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से कोई भी फंक्शन को डिफ्रेंसिएशन करना है, आपको यदि कोई भी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो कैसे करेंगे, उस फंक्शन में वृद्धि कर दीजिएगा, इंक्रीमेंट कर दीजिएगा, माइनस ओरिजिनल फंक्शन बाय वृद्धि, जब वृद्धि 0 की ओर अक्सर करे, वृद्धि आपका 0 की ओर अक्सर करना चाहिए, यानी आपका जो इंक्रीमेंट है वो 0 की ओर अक्सर करना ही करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल समझ गए होंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल यही है, ठीक है, लिख लीजिए इसको बढ़िया से। कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना और लिखा रहे डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तो इसी करेंगे, उस फंक्शन में वृद्धि कर देंगे h माइनस ओरिजिनल फंक्शन बाय वृद्धि, कब, जब वृद्धि 0 की ओर अक्सर हो, जब वृद्धि 0 की ओर टेंड करे, ठीक है, इसको लिख लीजिए, लिख लिए होंगे। कुछ बात का आपको ध्यान रखना है, तो लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ बात का आपको ध्यान रखना, जैसे पहला, कहीं पर आपको अगर ऐसा लिखा हो WRTO, तो इसके मतलब समझना है, कहीं पर WRTO लिखा है तो इसका मतलब समझना है कि क्या लिखा हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू। WRTO का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू। नंबर 2, कहीं पर आपको यदि DC लिखा हो, इसके मतलब समझना डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। क्या समझना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव, ठीक है। कहीं पर यदि आपको dy बाय dx लिखा हो तो dy बाय dx को क्या पढ़ेंगे, dy बाय dx हो तो उसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाय dx को हम लोग क्या पढ़ेंगे कि y का डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में, इसको ही पढ़ेंगे कि y का डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 4 बात लिखा। अगर आपको dy बाय dx दे दे और कहे कि y जो है वो x का फंक्शन है, यानी y बराबर fx है, फंक्शन दे दे कि ये है, ठीक ना, और बोले कि वो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, वो बोले कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, ये जो फंक्शन fx है इसमें इंक्रीमेंट कर देंगे, कुछ इंक्रीमेंट अपने मन से मान लेना है, फिर लास्ट में जब सॉल्व कीजिएगा तो कट जाएगा, तो कुछ इंक्रीमेंट आप मान लीजिए कि h, तो फंक्शन में इंक्रीमेंट कर दीजिएगा, तो फंक्शन में वृद्धि हो जाएगा, नहीं फंक्शन में इंक्रीमेंट हो जाएगा, माइनस ओरिजिनल फंक्शन fx बाय वृद्धि बाय इंक्रीमेंट, यानी टोटल मोटा मोटी क्या बोले, फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन बाय वृद्धि, कब, जब वृद्धि h जो है आपने इंक्रीमेंट कितना किया, h किया, जब इंक्रीमेंट 0 की ओर अक्सर हो,
इसको ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। कोई फंक्शन को यदि हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है तो फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन बाय वृद्धि। हमने यहाँ पर वृद्धि जो बढ़ा रहे हो इसको एच माना, कब जब एच जीरो की ओर अक्सर हो, जब एच आपका जीरो की ओर टेंड करे। ठीक है, कहीं पर यदि आपका वीडियो आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए एक बात और, 5वां पॉइंट लिखिए, कहीं पर आपका एफ डैश एक्स लिखा रहे, मतलब समझना है कि वो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन बोल रहा है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन बोल रहा है, ठीक है। कहीं पर आपको y1 लिखा रहे, कहीं पर y डैश लिखा रहे, या कहीं पर y1 लिखा रहे, ध्यान दीजिए सब टर्म, कहीं पर y डैश लिखा हो, कहीं पर y1 लिखा हो, इसका मतलब वो बोल रहा है कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करो, ठीक है। ठीक है, यहां तक आप लिखिए। चलिए अभी सबका यूज आना आपका देखिए, लिख लिए होंगे, मिटा देते हैं। अब आप सब जो रटते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये सब अब जानेंगे कि ये सब डिफरेंशिएशन आता कहाँ से है। तो ये सब इस सारे फंक्शन को, साइन एक्स भी एक फंक्शन, इस सारे फंक्शन को हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करेंगे और दिखाएंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। कैसे होता है वो सब आपको पता चल जाएगा। लिखिए आर्टिकल नंबर 1, इसको आर्टिकल में रखना है और याद भी रखना है। फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन डीसी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव निकालना, डिफरेंस साइन एक्स विथ एक्स के रिस्पेक्ट में फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से साइन एक्स का आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मोटा मोटी बोले निकालना है। आप मान लीजिए कि y जो है वो साइन एक्स है, y क्या है, साइन एक्स है, मान लीजिए कि y साइन एक्स है। आपको क्या करना है, y का डिफरेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स, ठीक है। यानी y जो है x का फंक्शन है, y जो है क्या x का फंक्शन है। आप ये भी बोल सकते हैं, आप ये भी तो बोल सकते हैं कि y जो है वो x का फंक्शन है, fx का फंक्शन है, ठीक है। यानी आपको फंक्शन fx का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से कर दीजिए। क्या करते थे, फंक्शन क्या साइन x, तो फंक्शन में वृद्धि, साइन x में वृद्धि, इस फंक्शन में वृद्धि, तो साइन एक्स प्लस एच दे दिया, फंक्शन में वृद्धि, फंक्शन में इंक्रीमेंट, माइनस ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन क्या है साइन एक्स, बाय वृद्धि, वृद्धि कितना है एच, इंक्रीमेंट एच है, फंक्शन में इंक्रीमेंट माइनस ओरिजिनल फंक्शन बाय इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट टेंड्स टू 0। यही आ गया फंक्शन एफ एक्स को साइन एक्स माना, तो यही साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से हो गया। क्या करना है, यदि जिस भी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो क्या करना है, उस फंक्शन में इंक्रीमेंट कर देना अपने मन से कुछ भी एच डेल्टा एक्स मान के, माइनस ओरिजिनल फंक्शन रखना है, बाय इंक्रीमेंट रखना है, जब इंक्रीमेंट 0 की ओर टेंड करे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, लिमिट का सवाल बन गया ये।
लिमिट h टेंस टू 0 साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2। सी कितना x प्लस एच प्लस डी एक्स बाई 2, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी क्या एक्स प्लस माइनस डी साइन सी माइनस डी बाई 2 बाय एच। ठीक है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। बहुत बढ़िया। लिमिट s टेंस टू 0 2 cos 2x प्लस h बाई 2। सीरियस दी बोलिए ना इसको, आप ऐसे इसको लिख लीजिए 2x बाई 2 हो ही जाएगा, यानी x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन प्लस एच माइनस एक्स कैंसिल एच बाई 2 बाय एच। यहां तक लिखा भाई? लिख लीजिए इसको। लिमिट s टेंस टू 0 2 cos x प्लस h बाई 2 है, h 0 की ओर टेंड कर रहा है, यहां पर h बराबर 0 रख दीजिए, 0 बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 बाय h। अरे 2 cos का एक वैल्यू आ ही रहा था ना, तो फिर हम क्यों वहां पर रखते हैं? ठीक है, यहां तक लिख लीजिए। तो आपको कितना आ गया? लिमिट s टेंस टू 0 2 cos x इंटू साइन h बाई 2। ध्यान दीजिए, यदि h 0 की ओर टेंड कर रहा है तो h बाई 2 भी आपका 0 की ओर टेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो साइन थीटा, इसको अरेंज कर दीजिए, साइन h बाई 2 जो है इसको अरेंज कर दीजिए। किस आर्टिकल में अरेंज करना? आपको एक आर्टिकल निकाले हैं पीछे कि लिमिट s टेंस टू 0 साइन h बाई h 1 होता है। ठीक है, कंडीशन ये है कि जो यहाँ पर h है वो 0 की ओर टेंड करना चाहिए। अब h बाई 2 0 की ओर टेंड करा तो h भी 0 की ओर टेंड करेगा, जाहिर बात है। तो साइन थीटा बाय थीटा, साइन थीटा बाय थीटा गुना थीटा और बाय h कौन रखा है? ये वाला h। इसको अरेंज कर दिया, साइन h बाई 2 को हम लोगों ने अरेंज किया। अरेंज कैसे किया भाई? अरे h बाई 2 नीचे हम लोगों ने ज्यादा लिख दिया, तो ऊपर h बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा साइन h बाई 2 पर। साइन h बाई 2 को हम लोगों ने नीचे इतना लिख दिया, जितना से डिवाइड किया उतना से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, तो कोई फर्क पड़ेगा साइन h बाई 2 पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। ठीक है, लिख लीजिए। अब ये पूरा चीज देखिए, पूरा चीज पर गौर कीजिए। 2 cos तो कोई मतलब नहीं रहा, अब तो बाहर हो जाएगा 2 cos, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू, ध्यान दीजिए बात पर। लिमिट h बाई 2 टेंस टू 0 साइन h बाई 2 साइन h बाई 2। यहां पर आइए, यदि यहाँ पर h 0 की ओर टेंड कर रहा था, यहाँ पर h, यहाँ पर भी h तो 1 होता है, यानी लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 साइन h बाई 1। यहाँ पर देखिए तो साइन h बाई 2 भी 0 की ओर टेंड कर रहा है, और साइन के साथ जो ये एंगल h बाई 2 है और उसके नीचे जो डिवाइड h बाई 2 है वो भी तो 0 की ओर टेंड कर रहा है। अरे यहाँ पर h बाई 2 0 की ओर टेंड कर रहा है, तो यदि h बाई 2 0 की ओर टेंड कर रहा है तो इसका मान कितना आता था? 1 आता था। तो इसके जगह क्या लिख दीजिए? 1 इंटू h बाई 2 बाय h। तो ये ऊपर h, ऊपर h, नीचे h का खत्म, और यहाँ से 2 खत्म, तो कितना बच गया आपका? 2 cos x, सॉरी 2 cos बचा यार, cos x इंटू 1, यानी आपका cos x बच गया। आपने fx माना था, यानी आपका कितना आ गया? आपका जो आ गया,
आपने एफ एक्स को साइन एक्स माना था, तो साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कितना आ गया, कॉस एक्स आ गया। कैसे आया कॉस एक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल से आया। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। कैसे होता है, हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल के आपको बताया कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला। ठीक है, समझ गए फर्स्ट प्रिंसिपल। कुछ नहीं करना, जो फंक्शन दिया हुआ और अगर बोले कि उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से करना तो ही करना है। फंक्शन में वृद्धि माइनस और फंक्शन बाय वृद्धि, जब वृद्धि जीरो की ओर टेंड करे। लिख लिया इसको आपने, चलिए उसी तरह से cos x का आप कर लीजिएगा। आप एक अपने से ट्राई कीजिएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको अपने से ट्राई कीजिएगा। ट्राई कीजिए, घर में बैठ के ट्राई कीजिएगा, आगे देखिए। आगे हम 10x का कर देते हैं, 10x का डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, माना कि फंक्शन जो है fx वो 10x है। ठीक है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दीजिए, dfx, यानी fx का तो डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। अरे fx 10x, यानी 10x का डिफरेंशिएशन करना है, यानी हमें 10x का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दीजिए। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, बहुत कुछ नहीं कहता है, फंक्शन में इंक्रीमेंट 10x फंक्शन है, इस 10x फंक्शन में इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना आएगा, 10x प्लस h आ जाएगा, माइनस ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन कितना है, 10x बाय इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कितना h। कब, जब इंक्रीमेंट आपका जीरो की ओर टेंड करे, फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन बाय वृद्धि, वृद्धि टेंड्स टू जीरो, यही है फर्स्ट प्रिंसिपल और कुछ नहीं है। फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन बाय वृद्धि, वृद्धि टेंड्स टू जीरो। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 10x प्लस h को कितना लिख सकते हैं आप लोग, साइन x प्लस h बाय कॉस x प्लस h माइनस 10x को कितना लिख सकते हैं, साइन x बाय कॉस x बाय h, यही लिख सकते हैं ना भाई। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ऊपर नीचे एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम ले लीजिए, कॉस x प्लस h इंटू कॉस x। कॉस x प्लस h को डिवाइड कीजिए, कॉस x आया, कॉस x को साइन x प्लस h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन x प्लस h इंटू कॉस x माइनस कॉस x को इससे डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा, कॉस x प्लस h, और कॉस x प्लस h को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन x इंटू कॉस x प्लस h आपका आ जाएगा बाय h। यहां तक समझे, समझा भाई। आगे देखिए, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ध्यान दीजिए, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, कुछ याद आया, अरे भाई साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b किसके फॉर्मूला होता है, साइन a माइनस b का। देखिए तो साइन a एक्स प्लस एक्स, कॉस b माइनस कॉस a,
ए की जगह यहाँ पर भी एक्स प्लस एच है, यहाँ पर एक्स प्लस एच, इसलिए माना माइनस कॉस बी, बी की जगह यहाँ एक्स यहाँ भी एक्स है, तो कॉस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कितना एक्स प्लस एच और माइनस एक्स, यही ना बी एक्स है, प्लस एच माइनस एक्स कैंसिल साइन एच, तो ऊपर कितना आ गया आपका सलग साइन एच आ गया, तो साइन एच आ गया। बहुत बढ़िया। बाय ये एच ठीक इसके नीचे, तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा एच कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, यही है, ठीक है, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाय एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच 0 की ओर टेंड कर रहा है, तो कॉस एक्स प्लस एच है, तो एच की जगह 0 रख दीजिए इंटू कॉस एक्स, तो आपको कितना जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाय एच इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो आपका 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाहर आ गया इंटू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाय एच आ गया। कुछ याद आया? लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाय एच 1 होता है, ये आप बता चुके हम, होगा यूट्यूब पे वीडियो। 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 सेक स्क्वायर एक्स, यानी 10x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना आ गया सेक स्क्वायर एक्स आ गया, तासे रटना नहीं है, 10x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर एक्स आ गया। इसको हम लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिया कि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स कैसे होता है, ठीक है, इसको हमने साबित करके दिखाया। इसको लिख लीजिए, ठीक है, तो रहने देते हैं, आज समझ में आ गया होगा आज, ठीक है।